आज हम डीएनए द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, डीएनए का अपने ही तरह के डीएनए बनाने की प्रक्रिया को डीएनए द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण या डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया कोशिका विभाजन के एस फेज में संपन्न होती है। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसमें बहुत से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। आइए आगे की वीडियो में हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को हम कुछ चरणों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे पहला चरण है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण। डीएनए के संश्लेषण के लिए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स की आवश्यकता होती है और ये जो चारों के 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये इनएक्टिव या अक्रिय फॉर्म में रहते हैं। जैसे पहला है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अब होता यह है यहाँ पर कि जो चारों न्यूक्लियोटाइड है ये एटीपी तथा एक एंजाइम है फास्फोराइलेज, उस एंजाइम की उपस्थिति में ये सक्रिय हो जाते हैं। ये देखिए, अब ये सक्रिय हो गए और ये जो है एटीपी से 2 फॉस्फेट लेकर उच्च ऊर्जा वाले ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सक्रिय हो गए। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है सक्रिय हो गए और जो ये प्रक्रिया है इसे हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब दूसरी जो स्टेप है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या आरंभन स्थल। देखिए, जो डीएनए की प्रतिकृतिकरण की क्रिया है वो कुछ विशिष्ट स्थलों पर ही शुरू होती है और ये जो स्थल हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये कोशिका के अनुसार होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है तो उसमें एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगा और यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है तो उसमें अनेक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए, जब जो तीसरा स्टेप है वो है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। देखिए, प्रतिकृति बनने के लिए सर्वप्रथम हेलिकेज नामक जो एंजाइम है वो आरंभन स्थल से जुड़ जाता है और नाइट्रोजनिक जो क्षारक हैं उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। ये देखिए, ये हेलिकेज नामक एंजाइम जो बेसिस के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए जा रहा है और इस कारण जो है डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, दोनों रज्जुक हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं और एक वाई आकार की प्रतिकरण शाखा बन जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है आपका, वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉर्क। जो प्रतिकृतिकरण शाखा है इसको स्थिर करना। असल में होता यह है कि दोनों रज्जुक अलग होने के बाद ये फिर से कुंडलित हो सकते हैं, तो इनको जो इन रज्जुकों को दोबारा कुंडलित होने से रोकने के लिए यहाँ पर SSBP रज्जुकों से जुड़ जाती है और ये रज्जुकों को फिर वापस कुंडलित नहीं होने देती। ये SSBP का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो रज्जुक हैं, जो रेप्लिकेशन फॉर्क के बाद जो रज्जुक बने हैं उसको ये होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है और इनको वापस कुंडलित नहीं होने देती है। इसके बाद अगला स्टेप है रिड्यूसिंग टेंशन कॉज्ड बाय अनवाइंडिंग, अर्थात जो कुंडली खुलने के जो कुंडली खुल ली है, प्रतिकृतिकरण में जो कुंडली खुल ली है उसके कारण जो डीएनए में स्ट्रेस हो रहा है, जो टेंशन हो रहा है, उसको दूर करना। अब होता यह है कि जब हम एक रस्सी को खोलें तो जो उसके ऊपरी भाग है उसमें कुछ स्ट्रेस होना शुरू होता है, तनाव आना उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा ही डीएनए में भी होता है। जब डीएनए के रज्जुक खुलने पर डीएनए की कुंडली पर तनाव बढ़ जाता है और इस कारण डीएनए टूट भी सकता है। अतः एक एंजाइम है, इसे कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। ये कुंडली से जुड़कर स्ट्रेस को कम कर देता है। जो अनवाइंडिंग के कारण स्ट्रेस हुआ है, जो कुंडली में तनाव हुआ है, उसको कम कर देता है। अब अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। जो डीएनए के जो दोनों जो पैतृक डीएनए के दोनों सूत्र हैं, जो दोनों स्ट्रैंड हैं, वो टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने दिखाया, एक नीले में दिखाया है, एक लाल में दिखाया है। तो ये टेम्पलेट की तरह कार्य करेंगे, अर्थात इन्हीं पर नए डीएनए का निर्माण होगा। अच्छा, प्रत्येक डीएनए रज्जुक पर जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उससे पहले आरएनए के एक छोटे खंड का निर्माण होता है जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। अब देखिए, इसमें पहले क्या होता है कि एक एंजाइम है डीएनए प्राइमेज, ये स्ट्रैंड से जुड़ जाएगा, ये डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ जाएगा
और फिर ये जो है आरएनए प्राइमर बनाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। और आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम डेस्क पर 3 प्राइम एंड पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड अणुओं को जोड़कर डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण होता है। इसके बाद अंतिम स्टेप है वह है इलॉन्गेशन या दीर्घीकरण। इसमें क्या होता है, एक अन्य एंजाइम आता है, श्रृंखला से जुड़ जाता है, वह है डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये एंजाइम आकर आरएनए प्राइमर में नई शार्कों को जोड़कर नए डीएनए का संश्लेषण करता है। तो ये अब इसमें डीएनए जो रेप्लिकेशन है इसके दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये है, एक है आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव भी होता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। आइए इनको हम विस्तारपूर्वक देखते हैं। देखिए पहला है अर्ध असतत या सेमी डिसकंटिन्यूअस। जो डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है वो अर्ध असतत होता है। अब इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये आरएनए प्राइमर में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नए शार्कों को जोड़ता है, नए नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ता है। अब देखिए ये मैं इसको ध्यान से सुनिए, मैं नए स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ। जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक परेशानी है कि नया स्ट्रैंड हर समय 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही बनाता है, और इन शार्कों का क्रम डीएनए टेम्पलेट के अनुसार होता है। अतः जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा वाले टेम्पलेट डीएनए, अब मैं टेम्पलेट डीएनए की बात कर रहा हूँ। देखिए जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाले टेम्पलेट डीएनए पर डीएनए, जो नया डीएनए सूत्र का निर्माण होगा वो फटाफट होगा। इस कारण ये कंटिन्यूसली बनेगा, ये सतत निर्माण होगा, और इस सूत्र को हम अग्रगामी सूत्र कहेंगे। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो क्षारक क्रम के अनुसार यहाँ बॉन्डिंग होने लगी है। साइटोसिन ग्वानोसिन के साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया है। इसी प्रकार एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया है। और ये जो रज्जुक बनेगा ये कंटिन्यूस बन रहा है, देखिए सतत बन रहा है, और इसे हम कहेंगे अग्रगामी रज्जुक। और इसके विपरीत जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाले टेम्पलेट डीएनए पर, देखिए यहाँ टेम्पलेट डीएनए की बात हो रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाले टेम्पलेट डीएनए पर डीएनए सूत्र का जो निर्माण होगा वो असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और इसमें डीएनए के छोटे छोटे खंड बनेंगे जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। और ये देखिए ये बॉन्डिंग वैसे ही होगी। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ेगा, थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन से जुड़ेगा, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ेगा, और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ डीएनए खंड में बनेगा। और लास्ट में एक एंजाइम आता है जिसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम द्वारा ये खंड आपस में जुड़ जाएंगे। आइए इसे हम चित्र की सहायता से और देखते हैं। देखिए ये इसमें एक टेम्पलेट दिखा रखा है नीले में टेम्पलेट डीएनए, और दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखा रखा है लाल में। देखिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन जिसकी दिशा है उसमें जो डीएनए का सिंथेसिस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में होगी, और ये कंटिन्यूस होगी, और इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अर्थात जो नया डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा वो कंटिन्यूस होगा, और टेम्पलेट डीएनए का डायरेक्शन रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। और इसके विपरीत स्ट्रैंड पर जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला टेम्पलेट, इसमें जो डीएनए बनेगा वो टुकड़ों में बनेगा, और उसको हम असतत सिंथेसिस कहेंगे, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस कहेंगे। और ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, इसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। और जो स्ट्रैंड है इसे पश्चगामी स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। जो कंटिन्यूस बनेगा उसे हम अग्रगामी स्ट्रैंड
अग्रगामी सूत्र या लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और जो टुकड़ों में बनेगा उसे हम पश्चगामी सूत्र या लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और लास्ट में लाइगेज नामक एंजाइम ये टुकड़ों को जोड़ देंगे। अतः जो डीएनए का जो निर्माण होता है, जो प्रतिकृतिकरण होता है, वो अर्ध असतत होता है। अब दूसरी विशेषता है इसकी अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव। इसको देखिए, यहाँ मैंने पैतृक डीएनए दिखाया है, और समझाने के लिए इसे हमने दो रंग में दिखाया है, एक लाल रंग में और एक नीले रंग में। अब देखिए, जो नया डीएनए बन रहा है इसे हम हरे रंग में दिखा रहे हैं, जो नया सूत्र बन रहा है इसे हम हरे रंग में दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो पैतृक डीएनए है वो नीले और लाल रंग में, परंतु जो उसका डॉटर डीएनए है, जो संतति डीएनए बना है, उसमें पहले केस में देखिए, उसमें पैतृक नीला रंग का स्ट्रैंड दिख रहा है, और उसके साथ एक हरे रंग का नया स्ट्रैंड जो संतति डीएनए का बन गया है। मतलब एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया। उसी प्रकार जो दूसरा डीएनए का जो पुत्री स्ट्रैंड डीएनए है उसको देखिए, उसमें एक स्ट्रैंड लाल रंग का जो उसके पैतृक डीएनए से आया है, और दूसरा स्ट्रैंड हमने हरे रंग में दिखाया है जो नया बना है। अर्थात जो डीएनए प्रतिकृतिकरण के फलस्वरूप बनी नए डीएनए श्रृंखला में एक सूत्र पैतृक डीएनए का रहता है तथा दूसरा सूत्र नवनिर्मित रहता है। अतः जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण है वो अर्ध संरक्षी होता है। ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इस प्रकार आज हमने ये डीएनए की प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन का विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।